हेलो बच्चों, हम सब वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वाले पार्ट में हम सब ने डिस्कशन किया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तथा यह त्रिविम में किस प्रकार विन्यासित होता है। आइए हम सब बात करते हैं, आखिर विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। कूलाम के नियम से किसी भी आवेश पर लगने वाले बल की चर्चा तो हो सकती है, फिर भी हम सब ने एक अलग से वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता देखते हुए वैद्युत क्षेत्र को वैज्ञानिकों ने एक मध्यवर्ती टर्म के रूप में क्यों इस्तेमाल किया, इसके हम सब इसमें चर्चा करते हैं। तो ध्यान से समझें इसको। कोई भी आवेश है, स्थिर वैद्युतिकी में हम सब देखते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में आवेश उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है कूलाम के नियम से आसानी से ज्ञात हो सकता है। कूलाम के नियम से आसानी से ज्ञात हो सकता है, परंतु किसी भी बिंदु पर बिना इस आवेश को डिस्टर्ब किए इस लिए गए आवेश पर कितना बल आरोपित होता है। मूल बिंदु पर मान लीजिए कोई आवेश उपस्थित है, इस स्पेस में किसी भी बिंदु पर कितना बल आरोपित होगा बिना इसको हटाए, इस अपने स्थान से बिना डिस्टर्ब किए इस पर कितना बल आरोपित होगा यहाँ पर कोई भी आवेश रखने पर। तो इसकी जानकारी प्रदान करता है यह वैद्युत क्षेत्र। तो ये कितना मिल जाता है, हम सब ने पढ़ा था, यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान लिया जाए, इसका स्थिर सदिश वेक्टर r मान लिया जाए, तो वेक्टर r पर हम सबको वैद्युत क्षेत्र मिला रहे, इस पर वैद्युत क्षेत्र यह हो, तो इस पर ले आने वाला जो आवेश है उस पर लगने वाला बल हम सबको मिलेगा क्या। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा ले आए गए आवेश की परिमाण का गुणनफल इस बिंदु पर ले आए गए आवेश पर लगने वाला बल कहलाता है। तो ये स्थिर वैद्युतिकी में इसका बहुत बड़ा महत्व तो नहीं दिखता, क्योंकि कूलाम के नियम से इस बल को हम सब गणना कर सकते हैं। परंतु जहां बात आती है गतिक विद्युतिकी में, तो गतिक विद्युतिकी में होता क्या है, गतिक विद्युतिकी में होता क्या है, आवेश मान लीजिए एक आवेश Q ले ले, एक आवेश Q1 ले ले और दूसरा आवेश Q2 ले ले, एक आवेश Q1 ले ले दूसरा आवेश Q2 ले ले। अब Q1 क्या करता है, मान लीजिए गति में हो, यह क्या हो, गति में। अब कैसे गति में हो, तो त्वरित गति। कैसी गति हो, त्वरित गति। तो त्वरित गति के दौरान अब यह इस पर लगने वाले बल का अनुभव कर रहा, बल का अनुभव करता हो। ये जब यह बल का अनुभव कर रहा हो, जब यह त्वरित होगा, क्या होगा, त्वरित होगा। अब किस प्रकार से त्वरित हो, तो मान लीजिए यह
प्रकाश की चाल से, ध्यान समझिए, यह त्वरित होने पर इसके द्वारा जो भी संचार प्रेषित किया जाएगा, इस तक पहुंचने में कुछ तो इस पर समय लगेगा। तो हम सब कहेंगे जब यह त्वरित है तो अपने पीछे वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसके कारण यह जो है संचार कर सकता है, अर्थात यहाँ तक पहुँचने में इसको कुछ समय लग सकता है। अब जब यह उस पर पहुँचेगा तब यह उस बल का अनुभव करेगा। तो इनके बीच में जैसे ही ये होगा, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि ये तुरंत ही इसमें जा करके ये जैसे ही जो है त्वरित गति कर रहा है और तुरंत इस पर बल का अनुभव कराएगा, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यह जब त्वरित गति है इसमें वैद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेगा। अब वैद्युत चुंबकीय विकिरण जो होगा वह प्रकाश की चाल से चल करके सी से ट्रेवल करते हुए क्यू तक पहुंचेगा। जब क्यू तक पहुंचेगा तो क्यू इस बल का अनुभव करेगा, तब जाकर के तो यहाँ हम सबको ये पता चलता है कि जब कोई भी आवेश गतिशील हो, तब वहां पर इस वैद्युत क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान उत्पन्न होता है, अर्थात वहां इसकी आवश्यकता अति आवश्यक हो जाती है। स्थिर वैद्युतिकी में इसकी आवश्यकता तो कम है, परंतु इसमें हम सब कहेंगे इसमें तो इसकी आवश्यकता कम है, परंतु जहाँ गतिक वैद्युतिकी की बात आती है वहाँ इसकी आवश्यकता, वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसकी आवश्यकता क्या होती, बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि संदेश को प्रेषित करने में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। वैद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से ट्रेवल करते हैं कि वह संचार को प्रेषित करके उस पर किसी भी अन्य आवेश पर लगने वाले बल का अनुभव कराते हैं। तो इसका बहुत बड़ा क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र का बहुत बड़ा अभिप्राय है। वैद्युत क्षेत्र का इसका अभिप्राय कहाँ मिलता है, इसका अभिप्राय किससे मिलता है, स्थिर वैद्युतिकी में तो कम, परंतु गतिक वैद्युतिकी में इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसकी हम सब चर्चा करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, कोई भी आवेश हो, उस आवेश से निकलने वाली जो क्षेत्र रेखाएं होती है, हम सब इसको दिखाने के लिए रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होती क्या है क्षेत्र रेखाएं, तो किसी भी आवेश से निकलने वाली जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इसकी माप होती है कि कोई भी आवेश यदि पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस बाहर की ओर दर्शाया जाता है, और कोई भी आवेश नेगेटिव है तो फील्ड लाइन को इसकी ओर आता हुआ दिखाया जाता है। इस तरह से
माइनस क्यू आवेश के लिए। अब यह क्या होता है, ये बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई जाती है तथा इसको अंदर की ओर आती हुई दिखाई जाती है। यदि वह एकल आवेश है, यह क्या हो, एकल आवेश, धनावेश हो, तो यहां से फील्ड लाइन को आउटवर्ड दिखाया जाता है, बहिर्मुखी दिखाया जाता है। अरीय बहिर्मुखी, अरीय बहिर्मुखी। अब इसमें क्या दिखाया जाता है, अरीय अंतर्मुखी दिखाया जाता है, अंतर्मुखी। उसका मुख जो होता है वो क्या होता है, अरीय का मतलब हिंदी में एक और इसका कह सकते हैं मतलब त्रिज्यीय, क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या के रूप में ये बाहर की ओर निकलती हैं और त्रिज्या के रूप में ये अंदर की ओर जाती हैं। तो अंतर्मुखी होता है और बहिर्मुखी होता है। अब यही इसकी क्या माप होती है, तो ध्यान रखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाता है इस फील्ड लाइन को क्या दिखाया जाता है, इनकी संख्या में कमी आती जाती है। तो इसकी हम सब थोड़ा चर्चा कर ले, ऐसा क्या रीजन है कि ये जैसे जैसे फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है उनकी माप क्यों कम होती चली जाती है। हम सब ने ये माना कि यह कोई प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज में इसको हम सब ये मान रहे हैं कि यह एक गोले के अंदर बंद, यह एक गोले के अंदर बंद है, पॉजिटिव चार्ज। अब एक दूसरा हम सब गोला फिर ले लेते हैं, यह मान लेते हैं इसके अंदर भी ये बंद है। अब हम सब जानेंगे इससे जितना भी फील्ड लाइन निकलेगा इस गोले से भी उतना ही पास करेगा, इस गोले से भी उतना ही पास करेगा। इसके पश्चात हम सब करते क्या है, एक ऐसे ये गोला है, ये क्या है, गोला, वृत्त ना समझिएगा इसको, इसे गोला समझिएगा। इस गोले में, इस गोले के जो केंद्र पर इस गोले के द्वारा अंतरित जो कोण होगा वो 4 पाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 4 पाई। इस 4 पाई से कितना क्षेत्र गुजर रहा है, तो हम सब ये कह देते हैं यहां से गुजरने वाला क्षेत्र जो है इससे है। अब इसे हम सब क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं S1, इसे मान लेते हैं S2। S1 पृष्ठ से कितना गुजरेगा क्षेत्र, तो हम सब मान लेते हैं N। S1 व S2 पृष्ठ से गुजरने वाला क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं हम सब कितना मान लेते हैं, N। कितना मान लेते हैं, N। इससे भी N पास करेगा, इससे भी N पास करेगा। आगे चलते हम सब। अब यहां ये कह दे कि इस गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा, S1 पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, S1 पृष्ठ द्वारा केंद्र, अब इसको मान लेते हैं केंद्र, केंद्र O, केंद्र O पर अंतरित कोण, अंतरित कोण मान लेते हैं कितना है, 4 पाई। ऐसे S2 पृष्ठ द्वारा भी हम सब मान लेते हैं केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 4 पाई ही हो। आगे चलते हैं हम सब। अब इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1।
इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2, S1 की त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, S2 की त्रिज्या मान लेते हैं R2। इस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए S1 पृष्ठ का, S1 पृष्ठ का संपूर्ण, S1 गोले कह सकते हैं, S1 गोले का पृष्ठ भी बोल सकते हैं, S1 पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्या मिलेगा? संपूर्ण पृष्ठ ये मिलेगा हम सबको 4 पाई कैप स्मॉल r स्क्वायर। S2 पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। अब समझिए जरा, S1 पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ मिलेगा 4 पाई r1 स्क्वायर, S2 पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। अब हम सब कह रहे हैं S1 S2 से गुजरने वाला क्षेत्र क्या है? n। इससे भी उतना ही क्षेत्र पास करेगा जितना S2 से पास करेगा, क्योंकि यहां से जितना भी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी निकलेंगी, जितना क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उतना एक गोले से भी, छोटे वाले गोले से भी पास करेगा, उतना ही बड़े वाले गोले से भी वो पास करेगा। अब हम सब कहते हैं S1 पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से पास करने वाला क्षेत्र रेखाएं मान लेते हैं। S1 पृष्ठ से पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्षेत्र रेखाएं, गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या, अब तो ये क्या मिलेगा? कुल कितना पास कर रहा है? तो हम सब कह रहे हैं n। कुल कितना पास कर रहा है? n। अब कितने क्षेत्र से पास कर रहा है? तो हम सब कहेंगे 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r1 स्क्वायर। आगे चलते हम सब S2 पृष्ठ से ये प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या मिल जाएगी? तो यह मिल जाएगा n अपान में 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 पाई r2 स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हैं आप सब, इसका एकांक हम सब पृष्ठ ले लें, इसका कितना ले लें? एकांक पृष्ठ ले लें। तो उस एकांक पृष्ठ से गुजरने वाला जो होगा वह कितना होगा? तो हम सब कह देंगे यहां से गुजरने वाला कितना मिलेगा? यह मिलेगा n अपान में 4 पाई r1 स्क्वायर। अब इसी का इस वाले पृष्ठ का मैं एकांक क्षेत्रफल ले लूं, तो इस एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला फील्ड क्या हो जाएगा? तो हम सब कहेंगे यहां से गुजरने वाला n अपान में 4 पाई r2 स्क्वायर। मींस दैट जो फील्ड हो रहा है, क्षेत्र रेखाएं जो है, तो यहां से पता चल रहा है उनके प्रति एकांक क्षेत्रफल से पास करने वाला जो फील्ड लाइंस है वह क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो क्षेत्र होता है ई जो होता है तो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू उसकी जो है क्षेत्र रेखाओं की माप होती है, तो ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से भी देखिए जरा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कितना मिल रहा है? n अपान में 4 पाई r2 स्क्वायर। यहाँ से मिल रहा है n अपान में 4 पाई r1 स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो फील्ड की माप होती है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से हम सब देख सकते हैं इसमें।
इस प्रकार से हम सब याद कर सकते हैं फील्ड लाइन कितना पास कर सकता है किसी भी पृष्ठ से। वो किस पर निर्भर करता है? डिस्टेंस पर, उसके केंद्र से अर्थात उस आवेश से कितनी दूर पर वह पॉइंट है जिस पर फील्ड लाइन हम सब याद कर सकते हैं। कि उसके जो है डिस्टेंस के क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रम में होगा। अब यहां सोचिए जरा, यदि Q का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो फील्ड लाइंस क्या होगा? आउटवर्ड होगा। फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगा। अब यदि एकल हो, क्या हो? एकल। अब Q का मान लेस देन 0 हो अर्थात नेगेटिव आवेश हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो फील्ड लाइंस क्या होता है? इनसाइड होता है। यहां हम सब आगे देखें, यदि दो पॉजिटिव चार्ज हो, यह भी पॉजिटिव चार्ज हो और यह भी पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस अवस्था में हम सब कह सकते हैं एकल भूतक। अब यहां पर फील्ड लाइन मान लीजिए ये कैसा हो? एक यह है, एक यह, दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा? क्षेत्र रेखाएं आउटवर्ड होगा। इसमें क्या होगा? ये क्षेत्र रेखाएं थोड़ा बेंड हो जाएंगी क्योंकि इनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये फील्ड जो लाइंस होंगी, फील्ड लाइंस वो क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से दूर भागने का प्रयत्न करेंगी। इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा? ये दूर भागेगी। अब यहां ये मानिए कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो। उस सिचुएशन में क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो होगी आउटवर्ड होगी और इसके साइड होगी, इनवर्ड होगी। तो यहाँ पर शुरुआत होकर यहाँ पर अंत हो जाता है, यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ अंत हो जाता है। इस प्रकार बनेगा इसमें। इस प्रकार इसमें प्राप्त होगा। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ये नेगेटिव। ये क्या बता रहा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण को दिखा रहा है। रिपल्सिव फोर्स इसमें वर्क कर रहा है, इसमें रिपल्सन हो रहा है। अब इसमें क्या हो जा रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो यहां से पता चलता है जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती हैं, यहां से शुरुआत होकर के अनंत तक चलती है। इसमें क्या होता है? अनंत से इस पॉइंट की ओर आती है। इसमें क्या है? दोनों समान चार्ज है तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। इसी तरीके से हम सब कहते हैं यदि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो तब भी यही प्रक्रिया होगी। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, तो क्या होगा? इसमें दोनों क्या हो? ऋणात्मक चार्ज हो।
तो यहाँ इस टाइप्स का मिलेगा। ऐसा कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो फील्ड लाइंस क्या होता है, तो ये एक तरह से इस प्रकार से वर्क करता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज हो उसकी दिशा में यह एक तरह से क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का इस प्रकार से वर्क करती है कि यह पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव की ओर जाती है। ये कभी भी बीच में ब्रेक नहीं होती, ये अनंत समय तक जाती है। यदि एकल आवेश हो तो अनंत समय तक जाएंगे, आरंभ से होकर के अनंत तक जाएंगे। अब बीच में कभी भी ब्रेक, एकाएक ब्रेक नहीं होती, क्योंकि एकाएक ब्रेक होने का अर्थ क्या है, वहां पर क्षेत्र समाप्त हो जाना, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्षेत्र क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, अनंत से ये क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती है, भी बीच में कभी ब्रेक नहीं होती। आगे इसका मतलब ये क्षेत्र रेखाएं एक तरह से क्या बनाती है, कर्व बनाती है, एक तरह से क्या बनाती है, वक्री ऐसे जो है रेखाएं होती हैं जिस पर किसी भी पॉइंट पर हम सब क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्शी ड्रॉ करें। तो स्पर्शी जो होगा उसमें दो डायरेक्शन होता है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ट्रेवल करे, तो वह क्या होगा, पॉजिटिव से एकांक पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए, ठीक। तो क्या होगा, क्षेत्र की दिशा, जिधर क्षेत्र की दिशा होगी उसी की ओर वह जाता है। तो किसी भी जो है क्षेत्र रेखाएं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने पर, जो स्पर्श रेखा ड्रॉ करने पर उसकी दो डायरेक्शन होती है। तो दो डायरेक्शन न होकर के उसमें जिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उसी डायरेक्शन में उस क्षेत्र की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। अब यहाँ जैसे हम सब यहाँ कह दें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर हम सब क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करें। तो टेंजेंट में दो डायरेक्शन दिख रहा है, एक इस साइड में, एक उस साइड में। तो हम सब कहेंगे, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो हम सब कहेंगे इधर ट्रेवल करेगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यदि इस पर चले तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो क्षेत्र की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, इस डायरेक्शन। इस तरह से हम सब निकाल सकते हैं।